हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कि आरआरबी पीओ या क्लर्क 2023 क्या 3 महीने की प्रिपरेशन में आप उसको क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम को। ये बात अभी क्यों उठ रही है कि 3 महीने में क्लियर कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप देखें अभी अप्रैल आपका कंप्लीट हो चुका है। मई जून जुलाई आपके पास सिर्फ 3 मंथ है। अगस्त के अंदर आपके पेपर होते हैं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के। तो क्या आप 3 महीने में, अगर अभी से आप बिगनर्स हैं और प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं। अगर आप ड्रॉपर हैं तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं। अगर मेरी बात करें तो सिलेक्ट आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2022 के अंदर। इसके अलावा मेरे दो दो एग्जाम्स में और सिलेक्ट हुई थी, एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क। एंड आईबीपीएस पीओ की अगर बात करें तो मेंस भी हुआ था, इंटरव्यू वेटिंग लिस्ट में भी नाम आ गया था। तो मतलब लगभग मैं आपके साथ इस लायक मतलब बन चुकी हूँ कि मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर सकती हूँ जिससे आपको बेनिफिट हो। ठीक है, तो आज हम नॉर्मल बात करते हैं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के बारे में। सबसे पहले तो आप देखिए, आरआरबी पीओ और क्लर्क की बात कर रहे हैं। ये ऐसे एग्जाम है जिसके अंदर आपकी इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश नहीं आती, अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो उनकी बात करें। अगर हम प्री की बात करें तो इसमें आपकी इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ आएगा मैथ एंड रीजनिंग। ये दो सब्जेक्ट आपके आएंगे, मैथ एंड रीजनिंग। तो आप इनकी प्रिपरेशन इतने अच्छे से कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसका आपका प्री क्लियर हो जाए। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने 2021 के अंदर अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी। जून, आई थिंक 12 जून से स्टार्ट किया था। तो अगस्त के अंदर पेपर था। मैंने फर्स्ट जैसे आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दिया, तो मेरे दोनों एग्ज़ाम के प्री क्लियर हो गए थे 2021 के अंदर। 2 से ढाई महीने की प्रिपरेशन के अंदर ही मेरा प्री क्लियर हो गए थे दोनों। बट मेंस क्लियर नहीं हुए क्योंकि मुझे जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, मुझे नहीं पता था क्या कुछ होता है क्या नहीं प्रोसेस। तो मेंस के मैंने हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं किए थे, इसलिए मेंस नहीं हुआ। देन 2022 के अंदर मेरे पास टाइम था 2021 से लेके 2022 तक का, तो मैंने आराम से अच्छे से प्रिपरेशन की मेंस की। बट आप लोग 3 महीने में भी कर सकते हैं क्योंकि आपका मेंस होगा लगभग, मेंस के लिए आपके 5 महीने बाकी हैं। क्योंकि अगस्त में आपका प्री होगा पूरा, तो आपको अगस्त मिल जाएगा। सितंबर भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा क्योंकि रिजल्ट आने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं। तो अगर हम प्री की बात करें तो आपके पास 3 महीने हैं। अगर हम मेंस की बात करें तो आपके पास 5 महीने हैं। बिल्कुल आराम से, अगर सिर्फ आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी कर सकते हो, साथ में आप बाकी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं देन भी कर सकते हैं। एक चीज़ ये देखिए, आरआरबी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। किस लिए? क्योंकि इसमें सिर्फ मैथ एंड रीजनिंग आता है, आपका इंग्लिश नहीं आता। तो काफ़ी स्टूडेंट जिनका इंग्लिश वीक है वो लोग क्या करते हैं, आरआरबी को टारगेट करते हैं। क्योंकि बाकी जैसे आईबीपीएस एंड एसबीआई की बात करें तो उसके अंदर आपका इंग्लिश का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए जिन स्टूडेंट का इंग्लिश बिल्कुल वीक है उनको नहीं पढ़ना, उनको स्ट्रॉन्ग भी नहीं करना। अगर कुछ वीक है तो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन उनको नहीं करना। तो वो मैथ एंड रीजनिंग सिर्फ आरआरबी को टारगेट करते हैं। इसीलिए आरआरबी की आपने देखा होगा कि जो क्लर्क की कट ऑफ है वो कई बार 78 79 तक चली जाती है, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें। और अगर हम आप पीओ की बात करते हैं, आरआरबी पीओ की, तो उसकी कट ऑफ आपकी 68 65 इसके बीच में वेरी करती है। ठीक है, वो आपका एग्ज़ाम का लेवल डिपेंड करता है कैसा एग्ज़ाम है। जनरल कैटेगरी, जैसे मैं खुद जनरल कैटेगरी से हूँ, तो आपको पता है कि उसकी बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई रहती है एससी और बीसी के कंपैरिजन में। तो आपको अगर आप जनरल के हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बाकियों के कंपैरिजन में आपको बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए। टाइम देखें तो टोटल 45 मिनट्स का ही टाइम होता है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए। हम अगर बेसिक सी बात करें कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मेरे अकॉर्डिंग चले कि आपको क्या क्या करना चाहिए, तो देखिए आपके पास अभी ये मई मंथ है, ठीक है। उसके बाद जून एंड जुलाई रहेगा। मई की अगर आप बात करें तो आपको मई में क्या करना है, आपको करना है इसके अंदर आप करिए, सिर्फ फोकस करिए मैथ एंड रीजनिंग के ऊपर, और कोई चीज़ मत करिए। मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, मैंने भी इसी तरह से पढ़ा था। जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ रही थी मैंने सिर्फ मैथ एंड रीजनिंग पे फोकस किया, इतना फोकस किया कि ये मेरा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अब अगर मैं 1 से 2 घंटे भी पढ़ लेती हूँ देन भी इनफ है मेरे लिए, मेरे को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैथ एंड रीजनिंग आप अगर क्या करेंगे, सब चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे। आपको मैथ भी करना है, रीजनिंग भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है। आप सोचे हिंदी में कर रहा हूँ तो हिंदी भी करनी है मुझे, जीए भी करनी है, आपको कंप्यूटर भी करना है, इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करनी है। तो आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा अगर आप सब चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे, तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। बिकॉज आप 1 1 घंटा सब चीज़ों को दे रहे हैं, ये सिर्फ आपकी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई, वो भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई। ऐसा तो कोई टॉपिक हुआ ही नहीं जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बहुत अच्छे लेवल का हो गया हो कि अगर एग्जाम के अंदर दूसरा सब्जेक्ट मुश्किल आया तो मैं इसमें तो स्कोर कर पाऊंगा। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग अगर चले तो मैथ एंड रीजनिंग के ऊपर सबसे पहले फोकस करिए। मैंने सबसे पहले इसी पे फोकस किया था। ये पूरा मई का जो मंथ है आप इतना मैथ एंड रीजनिंग पढ़िए। पहले 15 से 20 दिन आप क्या करिए, 1 से 20 डेज आप सिर्फ प्री लेवल का करिए मैथ एंड रीजनिंग।
इतने मॉक टेस्ट दे डालिए डेली के, कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट आपके मैथ एंड रीजनिंग के, बाकी और कुछ नहीं करना। बाकी 20 डेज तक ये कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, मई एंड जून के बीच में आप मेंस पे फोकस करिए। मेंस का आपको मैथ एंड रीजनिंग करना है। देन आप देखिए 20 दिन आप नेक्स्ट आप मेंस को देते हैं मैथ एंड रीजनिंग के, तो आपने 40 दिन दे दिए। उसके बाद का जो आपके पास टाइम बच जाता है वो आपका क्या होगा कि आप प्री के लिए तो आप प्रिपेयर हो चुके हैं। देन आप क्या करिए, जून के जो 15 या 10 दिन बच गए आपके एंड जुलाई के 15 डेज, एक महीना आप इन चीज़ों को भी कंटिन्यू करिए। एंड साथ के साथ आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं, साथ में आप जीए को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। अगर हिंदी या इंग्लिश लेना चाहते हैं तो उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो मेंस में आएगा। अगर आपका प्री क्लियर नहीं होगा तो आप मेंस में कैसे बैठेंगे। इसलिए सब चीज़ों को जीए वगैरह को साथ लेके मत चलिए। एक बार ये टॉपिक आप अपना स्ट्रॉन्ग करिए, देन आप उन पे मूव करिए। फिर आप कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है कंप्यूटर। कम से कम 10 से 15 दिन, 20 दिन की प्रिपरेशन में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे कंप्यूटर में। ठीक है। अब अगर आप सोचें कि मैथ एंड रीजनिंग, पहले 20 दिन आपको मैथ एंड रीजनिंग पढ़ना है, कहाँ से पढ़ें। आपको मई के 1 to 20 डेज प्री लेवल का मैथ एंड रीजनिंग पढ़ना है। ठीक है। कुछ लोग आपको बोल रहे होंगे कि मेंस पे मूव कर जाइए, मेंस पे मूव कर जाइए, वो लोग करिए जिनका प्री हो चुका है। अगर प्री नहीं हुआ है और आपको ऐसे लग रहा है कि प्री के मॉक में भी नंबर नहीं आ रहे, कम से कम 20 दिन आप दीजिए खुद को, प्री लेवल का करिए। अगर आप जल्दी कर पाते हैं और आपको 10 दिन में इंप्रूवमेंट लग रही है तो आप मेंस पे मूव कर जाइए। अब आप कहाँ से पढ़े मैथ्स, आप क्या करें, टेक्स्ट बुक के ऊपर आप मॉक ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं। हर एग्जाम की अगर आप आरआरबी, पीओ या क्लर्क की बात करें तो उसके अंदर आपको 30 के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आपको फुल मॉक मिलेंगे 30 मॉक टेस्ट। 10 आपको सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे मैथ एंड रीजनिंग के। मतलब 80 मॉक तो आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक दे रहा है। इसके अलावा आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, स्मार्ट कीड़ा का कर लीजिए, ओले बोर्ड का कर लीजिए। लेकिन अभी परचेज करके मत छोड़ देना। पहले सबसे पहले अगर टेक्स्ट बुक पे जा रहे हो तो पहले टेक्स्ट बुक एक कंप्लीट करना, देन परचेज करना। क्लियर। इसके अलावा आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत कंटेंट है आपके पास। अगर आपको देखिए मैथ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका। एक तो आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मेंस में अर्थमेटिक से रिलेटेड डीआईज आती हैं। दूसरा है आपका डीआई। ये दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ से हो सकती हैं ये हो सकती हैं जो आशीष सर की चेकलिस्ट है उसको आप सोल्व करिए। सिर्फ आप करिए, हर चेकलिस्ट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, किसी में 25 होंगे अर्थमेटिक के, और 3 सेट मिलेंगे आपको डीआई के। डेली अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, प्रिपरेशन बेसिक क्लियर है, तो सीधा चेकलिस्ट एंड मॉक टेस्ट पे मूव कर जाइए। डेली के 3 से 4 चेकलिस्ट आप सोल्व करिए, सिर्फ अर्थमेटिक और डीआई करिए और कुछ मत करिए। बाकी जो आपकी सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो जो आप टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे मैथ्स ट्रिक करके एक ऐप आती है आपकी, मैथ्स ट्रिक, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेली 20 से 30 मिनट उसको दीजिए। उसके ऊपर आपके जैसे स्केयर्स मिल जाएंगे, आपको क्यूब्स मिल जाएंगे क्विज की फॉर्म में, तो आप वो अटैम्प्ट करिए। आप ये चेकलिस्ट अगर सोल्व करते हैं ना, टोटल कितनी चेकलिस्ट हैं अभी अवेलेबल है मैथ्स की, 295 करंट की अभी चेकलिस्ट हो चुकी हैं, 295। आप अगर ये कंप्लीट कर देते हैं तो आपका अर्थमेटिक एंड डीआई आपको पता है किस लेवल तक पहुंच जाएगा। मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया और डेली की आपको और भी नहीं मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि रुक गई हैं, सर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते जा रहे हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा पीडीएफ से तो मेरे चैनल के ऊपर मैं जैसे जो अर्थमेटिक का पोर्शन है, वन से स्टार्ट किया है आपका अर्थमेटिक का पोर्शन, चेकलिस्ट सोल्व करवाना। आप वहाँ से चेकलिस्ट देख सकते हैं। जो सॉल्यूशन आपको नहीं समझ आ रहा जो क्वेश्चन का, आप वहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। या फिर आप क्या करिए, वीडियो प्ले की, फर्स्ट क्वेश्चन आया आप खुद से सोल्व करिए, देन मेरा मेथड देखिए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये सब चीज़ें आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको चाहिए मटेरियल पढ़ने के लिए, तो आप परचेज करिए गाइडली का पीडीएफ बंडल। गाइडली के पीडीएफ बंडल में जो आरआरबी के लिए, पीओ के लिए और जो क्लर्क के लिए आपको दे रखे हैं, 1 to 50 डेज़ का टारगेट होगा प्री का, वो कंप्लीट कर दीजिए। फिर होगा 1 से 50 डेज़ का आपका मेंस का टारगेट, आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, ट्रस्ट मी। आपका कोई भी प्रीलिम, मैथ एंड रीजनिंग सिर्फ आप आरआरबी के लिए अच्छा नहीं कर लेंगे। अगर आप 20 दिन मेरे अकॉर्डिंग इसको दे रहे हैं, जिस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, आपका सिर्फ आरआरबी के लिए अच्छा नहीं होगा, आपका एसबीआई पीओ के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए आपका मैथ एंड रीजनिंग इतना अच्छा हो जाएगा कि आगे के एग्जाम के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कट ऑफ नहीं, आपकी ओवरऑल जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी इन्हीं वजह से बनेगी। आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके अलावा रीजनिंग में क्या पढ़ सकते हैं, रीजनिंग में वही आप मॉक टेस्ट लगाइए।
रीजनिंग में क्या है कि अगर आपने देख लिया कि सिलॉक्स कैसे सोल्व होता है, इनइक्वालिटी कैसे सोल्व होती है, एक बार आपने टॉपिक देख लिया ना, उसके बाद आप जस्ट सीधा मॉक टेस्ट पे मूव कर जाते हैं ना, तो भी आपकी 35 आउट ऑफ 35 आप स्कोर कर सकते हैं। मेरे मैक्सिमम एग्जाम के अंदर 35 34 नंबर आए रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके अलावा आप एक एक बार ये टॉपिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सीधा मॉक टेस्ट पे चले जाइए, टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद ओनली बोर्ड पे मूव कर सकते हैं। गाइडली का पीडीएफ बंडल में से भी आप रीजनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग कहाँ से करें? मेन रीजनिंग में क्या चीज़ होती है आपकी? पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग के अंदर मेन रोल प्ले करते हैं। तो ये कहाँ से अच्छा करें? आप अड्डा के गूगल पे सर्च करिए कि पजल्स पीडीएफ बाय अड्डा 247, तो आपको पजल्स का पीडीएफ मिल जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट का मिल जाएगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के मिल जाएंगे, फ्लोर बेस्ड, आपको सर्कुलर बेस्ड, स्क्वायर बेस्ड, आपको जो बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग रो बेस्ड मिल जाएगा। सब तरह के आपको पजल के पीडीएफ मिल जाएंगे। जितनी प्रैक्टिस, मतलब आपका सिलेक्शन कौन दिलवा सकता है? सिर्फ आप जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं प्रैक्टिस। आप इसको बर्डन समझ के मत करिए। जिस दिन आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा ना कि मैंने डेली के 4 मॉक टेस्ट करने या 5 मॉक टेस्ट करने, इस तरह से करिए। उस दिन आपका ऐसे लगेगा कि आपको बर्डन नहीं लगेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, यार एक मॉक टेस्ट सोल्व कर लेता हूँ, एक मैं और सोल्व कर लेता हूँ। बुक्स से पढ़ना चाहते हो तो बुक्स कौन सी अच्छी है? बीएससी पब्लिकेशन की बुक अच्छी है मॉक टेस्ट के लिए। आप IBPS PO के मॉक टेस्ट अगर परचेज करते हैं तो उसमें से आप मैथ एंड रीजनिंग करें, तो मैंने वो की थी, काफ़ी बार की है मैंने, बहुत अच्छी लगी मुझे। देखिए जैसे हमारी कोचिंग चल रही थी ना, मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की, तो जैसे ही मॉक टेस्ट और वो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उन्होंने करवाने शुरू कर दिए मेन मेन टॉपिक। जैसे देखिए सिंप्लीफिकेशन हो चुका था, उन्होंने ट्रिक्स बता दी थी कुछ सिंप्लीफिकेशन की। इसके अलावा नंबर सीरीज़ हो चुका था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुकी थी। ये टॉपिक आपके 15 से 16 नंबर के ये आ जाते हैं आपके। बाकी आपका अर्थमेटिक आता है, देन आपकी DI आती है। क्लियर? तो मुझे ऐसे लगा था कि मैं मॉक टेस्ट पे मूव करने लगी थी, क्योंकि कट ऑफ 5 से 7 नंबर की होती है, कई बार 10 नंबर की होती है, लेकिन हमें कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना। मुझे ऐसे था कि जैसे ही अर्थमेटिक कंप्लीट होने में 1.5-2 महीना लगेगा, अर्थमेटिक जैसे ही टीचर करवा रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अटैम्प्ट कर लें, इसके अलावा जो आपको अपने से क्वेश्चन बन रहा है वो कर लेते हैं। अगर नहीं बना तो हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं, नीचे सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड किया होगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो मेरा अगर ये हो गया था कि मैथ और रीजनिंग में मेरे को इतना इंटरेस्ट आने लग गया था, मैं डेली के 10 मॉक टेस्ट भी सोल्व कर देती थी, और कुछ नहीं करती थी पूरे दिन में, बेसिक वगैरह सब क्लियर हो गया था, सिर्फ मॉक टेस्ट। और वो भी कई बार अगर मेरा सेक्शनल करने का मन करता था और मुझे बुक में से करना, तो मैं पहले 10 सेक्शनल मैथ्स के करती थी, देन फिर 10 मैं रीजनिंग के करती थी। अगर बुक से करें तो मैं 20 मिनट का टाइमर लगा के देन मैं बुक में सोल्व करने लगी। एंड क्वेश्चन ऐसे लिख लेती, जैसे 1 का आंसर BCD है तो मैं लिख लेती थी 2 3 4। उसके बाद लास्ट में 20 मिनट जैसे ही अलार्म बजी, उनको चेक कर लिया कितने नंबर आए कितने नंबर नहीं आए। तो ये एक पूरा कंप्लीट है जिस तरह से मैंने फॉलो किया। आप लोग अगर इस तरह से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपका RRB PO एंड क्लर्क आप सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। सीधा मुश्किल चीज़ों की तरफ मत भागिए, मेंस की तरफ। मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि अप्रैल एंड मई आप मेन को दे दीजिए, मेंस को दे दीजिए तब जब आपका प्री क्लियर है। अगर प्री में भी डामाडोल सा हो रहा है और नंबर नहीं आ रहे, तो एक बार 20 दिन प्री को देके देखिए, देन फिर मेंस पे मूव करिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहीं पे वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप मेरी जो IBPS RRB PO एंड क्लर्क की जो सक्सेस स्टोरी है उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगी आपको कमेंट सेक्शन में। इंग्लिश को मैंने कैसे इंप्रूव किया, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है 0 से 29 तक के मार्क्स कैसे आए मेरे इंग्लिश में, वो वीडियो भी अवेलेबल है। PDF या फिर क्या सोर्सेज आपको फॉलो करना है बिल्कुल डिटेल में बताया हो, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहीं पे वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।